अच्छा जी, तो भाई सही है। एडवर्स चेंज है, आइडल प्लान सही तो हो गया। एडवर्स चेंज है, डिस्पोज कर दिया एसेट को बिफोर प्रीवियसली एक्सपेक्टेड डेट, और या रीअसेस किया यूजफुल लाइफ को, और पहले समझा था कि शायद कभी भी एंड नहीं होगी इसके फायदे जो आने, लेकिन पता लग गया कि अगले 5 साल 10 साल आने, तो इसलिए चेक कर लो जरा कैश फ्लो निकाल के कहीं रिकवरेबल अमाउंट कम तो नहीं होगी। ठीक है, बस करें, बहुत टाइम लगा दिया हमने इस पे। देयर इज एन एविडेंस दैट एसेट्स एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज और विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेड, मिलता जुलता ही है, इसको एज इट इज ही देख लें। ठीक है ना, तो इनको 2-3 बार पढ़ लेंगे, मैं स्टैंडर्ड में से हाईलाइट भी करवा दूंगा, इन केस अगर भूल जाए ऐसी बात तो स्टैंडर्ड ओपन करके भी पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई भी इंडिकेटर आए तो हमने क्या करना है, एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। ठीक है, अब इंपेयरमेंट टेस्ट के अंदर क्या होता है, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन। ठीक है ना, बुक वैल्यू के लिए पिछले 22 लेक्चर से हम पढ़ के तो आ रहे हैं, कॉस्ट मॉडल वाली बुक वैल्यू भी निकालनी आती है, रीवैल्यूएशन मॉडल वाली बुक वैल्यू भी निकालनी आती है। पता है आपको रीवैल्यूएशन मॉडल बुक वैल्यू क्या होती है? लिख के लाए अपने घर से, अल्लाह का मुझे मिल जाए यार, जिस दिन कॉस्ट डिटरमिनेशन पड़ी थी, हाँ ये याद है। इनिशियल रिकॉग्निशन कब करोगे, 2 शर्तें पूरी हो। इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे, कॉस्ट में सारे जरूरी खर्चे ऐड कर दो। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पर कैसे शो करें, मैंने आपको कहा था IAS 16 हमें 2 ऑप्शंस देता है, या कॉस्ट मॉडल पे हो या रिवैल्यूएशन पे। जिस दिन ये लिखवाया था ना बच्चों, उस दिन मैंने ना ये छुपा दिया था, ये जगह छुपाई नहीं था, खाली रखी थी, ये जगह खाली थी। ठीक है, और ये लिखा ही नहीं था, आज पूरा हो गया, इसलिए इतना पढ़ा दोस्तों। लेकिन असल पूरा फॉर्मूला ये होता है बुक वैल्यू का, कैरिंग अमाउंट का, जो स्टैंडर्ड्स में किताबों में लिखा होगा, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। इफ एनी क्यों लिखा होता है साथ? हो सकता है भाई हो, टेस्ट लगाने पर हो सकता है ना हो। ठीक है, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल हो ना जी, तो रीवैल्यूएशन मॉडल में भी ये कॉपी पेस्ट है, फर्क सिर्फ ये है रीवैल्यूएशन मॉडल में भाई वो फिर ढूंढ लेना यार, अब ये ढूंढते ढूंढते ये बात निकल जाएगी, पिक्चर ले लेना, अलग से नोट कर लेना, फिर घर पे इकट्ठा कर लेना उसको। कॉस्ट मॉडल पे कॉस्ट लेस डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डिडक्शन लेस इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। ठीक है, जबकि रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर फर्क क्या आता है, कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट आ जाती है, और यहां पर उस लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से लेकर डेट ऑफ 31 दिसंबर तक जिस दिन खड़े होते हैं उस दिन तक की डिडक्शन आ जाती है। इंपेयरमेंट यहां पर भी ऐसे ही आएगी, टेस्ट लगाएंगे ऐसे इंपेयर होगा तो सेम वही। ट्रीटमेंट क्या होता है मैंने मंडे को सिखाना है इंशाल्लाह। ठीक है, इंपेयरमेंट हम रीवैल्यूड एसेट पे सीखेंगे मंडे को, और ट्यूसडे को इंशाल्लाह उसको रिवर्स करना सीखेंगे इंपेयरमेंट लॉस को। वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे, फिर या देख लेंगे इसी में, शायद एक दिन और लग जाए। ठीक है, अच्छा ये सब्सीक्वेंट मेजरमेंट है, बैलेंस शीट डेट पर कैसे शो करें। ठीक है, अच्छा बात और तरफ निकल गई, तो मैं ये कह रहा था कि हमने इंडिकेशन आने पर एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना होता है। ठीक है, और फोटोग्राफर ठीक है। अब जब इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है तो इसका मतलब क्या करना है हमने, बोलो तो सही, और पूछो तो कंपैरिजन करना है बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू। अच्छा रिकवरेबल बुक वैल्यू तुम्हें पता है ना कैसे निकलती है, ये असल में ये दिखाने गया था। ठीक है, अब बुक वैल्यू तो निकल आई, वो तो हमने 22 लेक्चर में वही निकालनी सीखी थी। अब अगली चीज जो नई कल सीखी है वो क्या है, रिकवरेबल अमाउंट, जो कि हाई होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्टल वैल्यू इन यूज में। ठीक है, अब इसका मतलब अगर मैं क्लास में निकालने पे आ गया तुम दोनों को, अगर रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है तो 3 चीजों को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कुछ आ सकता है। पहली चीज है फेयर वैल्यू क्या होती है, दूसरी चीज कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ होता है, तीसरी चीज वैल्यू इन यूज में कौन कौन से कैश फ्लो यूज होंगे, बल्कि 4 चीजें कह लो। वैल्यू इन यूज के कैश फ्लोज को डिस्काउंट किस रेट से करना है, मैंने ये 4 चीजें आपको अगले 10 मिनट में समझानी है। मतलब डिस्काउंट रेट। ठीक है जी, जी इसका मतलब है कि नहीं पता कितनी लाइफ से पता लगे कितनी लाइफ है। अच्छा जी, हाँ उलट लिख, इशारा उलट किया लेकिन बोला तो सही है। अच्छा जी सुने, दिमाग मेरा किस तरह था, हाँ इस तरह था कि रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चाहिए और वैल्यू इन यूज चाहिए। अब ये देखना है कि फेयर वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आ सकता है, और दूसरी चीज ये देखनी है कि वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में जो कैश फ्लोज यूज होने हैं उसमें कौन से हो कौन से ना हो, और जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उनको चूंकि डिस्काउंट करना है तो डिस्काउंट करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी उनकी, तो डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है वो भी हमने डिस्कस करना है अगले 15 से 20 मिनट में। ओके, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि अभी आपके जो 2 पास पेपर्स हैं वो इसके बगैर हो नहीं सकते और इसके बाद 1 मिनट में हो सकते हैं। ठीक है, तैयार है? चलो, अब सबसे पहली चीज फेयर वैल्यू क्या होती है, तो स्टैंडर्ड लिखता है फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है। हमने कहा अच्छा वाह वाह बड़ी सादा बात है, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, बस इतनी सी बात ही है। मैं पढ़ाता हूं, सबर कर जाएं। अगली बात, मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं? मेरे जेब में एक मोबाइल है, इस मोबाइल की मार्केट वैल्यू किसे कहोगे आप? कौन सी मार्केट से? हाँ, मोबाइल मार्केट कहां है? इसका मतलब हफीज सेंटर को कहा जा सकता है कि ये मोबाइल्स की एक्टिव मार्केट है। क्या है जी? तो एक्टिव मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सेलर्स मौजूद होते हैं और मार्केट फोर्सेस डिटरमिन कर रही होती हैं प्राइसेस, ना कि किसी की पसंद ना पसंद, किसी का जोर किसी की कमजोरी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मार्केट फेयर वैल्यू को कहते हैं जो मार्केट की वैल्यू, और मार्केट कौन सी? एक्टिव मार्केट। ठीक है, तो सैनी ने कहा फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, लेकिन अगर हमारे एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि शॉपर बनाने वाला प्लांट, शायद अहमद की बस के लिए तो बस छोड़ो, ये कारों की तो अक्सर ना, ये थोड़ा सा बड़े शहरों तो बड़े शोरूम है ना, जो थोड़े से कम छोटे शहर होते हैं ना, उनके अंदर ये बाकायदा मंडियां लगती हैं गाड़ियों की,
संडे वाले दिन या जुमे वाले दिन, जुमा बाजार, उसमें ना गाड़ियां एक जगह पे इकट्ठी होती हैं, लोग वहां पे खरीदते बेचते हैं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो हो सकता है भाई अहमद की बस की तो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो, लेकिन खान साहब के प्लांट की कोई एक्टिव मार्केट ना हो, वो उन्होंने बस इंपोर्ट किया था और आसपास कोई और, शायद मर्दान में कोई और नहीं है, फिर एक आधा सवाबी में है, फिर वहां से आगे पिंडी में आकर, फिर जेलम में लगा हुआ, फिर एक आधा लाहौर, बड़े दूर दूर ऐसे इक्का दुक्का है, कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन मिसाल के तौर पे इन पे पाबंदी लगी थी, ये वैसे बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है इनका इंटरेस्ट बदल गया, ऐसे ही तो होता है ना। तो मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन सवाबी वाले खान साहब ने फोन किया, इनको कहा कि भाईजान आपने जो प्लांट बेचना है वो आपसे मैं इतने में रख लूंगा। बात समझ आई है? ये बात समझ आई है? एक्टिव मार्केट या तो होगी तो फेयर वैल्यू होगी, तो वहां से मिल गई। अगर सेनेट कहता है एक्टिव मार्केट नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस एसेट से 250 रिसीव कर लेंगे, तो वही उसकी फेयर वैल्यू होगी जो आपने इधर कैलकुलेशन में यूज कर लेंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है, पढ़ के देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल बाद में आएगी यार, फेयर वैल्यू अभी तो दे रहे हैं, पैसे आने कितने हैं, तू जान ली पहले कर ले। पैसे आ रहे हैं अभी भाई, आ रहे हैं, मैं बस बेचने जा रहे हो तुम, तो पैसे आएंगे। सुनो और सुनो, फेयर वैल्यू इज नॉर्मली मार्केट वैल्यू। इफ नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, इट मे बी पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट दैट एंटिटी कुड ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल। इसका मतलब जो ऑफर आ गई है, ठीक है, वही होगी ना एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, एक्सपेक्टेड एस्टिमेट द अमाउंट दैट एंटिटी कुड ऑब्टेन, जो ऑफर आ गई, ठीक है। अच्छा, आगे लंबी सी कहानी लिखी हुई है। However, sometimes it will not be possible to measure fair value less cost to sell because there is no basis for making a less estimate of price at which the orderly transaction to sell the asset would, सारी फजूल बातें, take place between market participant and the measurement date under correct blah 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 कंडीशन से पहले मैंने बोल दिया, ठीक है। और ये सारी बात में वो ये कह रहा है, ये सारी बात में पता है वो क्या कह रहा है, ये यहां से लेके यहां तक वो कह रहा है, कितने गया, यहां से लेके यहां तक ये कह रहा है कि फेयर मार्केट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज नॉट डिटर्मिनेबल, ठीक है। उसकी वजह जो भी है हमारी बला से, इतनी सी बात काम के बीच में, ठीक है ना। मतलब यहां पे शायद लिखा भी हो कहीं पे, ये however sometimes, ये देखो इसको मैं येलो कर रहा हूं, देखो however sometimes it will not be possible to measure fair value less cost to sell because को छोड़ो, ठीक है। in this case entity may use assets value in use as, ये भी भाई को बताया, अगर fair value less cost sell नहीं निकल सक रही तो फिर रिकवरेबल अमाउंट ही क्या है। आपके खड़े होने से पीछे वाला भाई पक्का ही सो गया होगा, वो पहले खड़ा हुआ था थोड़ी देर पहले, बैठ जाओ यार, ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू, और अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे हो रिसीव करना, लाइव लाइव लाइव, ये एडजस्टमेंट लाइव देख लें, पास पेपर जो आपके सफों पे है, इसमें ये लिखा हुआ है करंट सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर, ये तो हो गया ना, ये तो होगी, ये तो फेयर वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन 4 में आते हैं, ये पॉइंट 7 पढ़ें, होमवर्क मैंने, चलो ये डिस्कस हो जाए होमवर्क में, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा, पास पेपर आप कर लेंगे, कमाल लेवल आप लोगों। ये देखें, टेक्नोलॉजिकली हम एक ऐसे की बात कर रहे हैं ऊपर, जिसको हमने, जिसमें मसला आ गया, इंप्लीमेंट टेस्ट से गुजारा, ठीक है ना, उसके बारे में बात। अ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्लांट विद सिमिलर कैपेसिटी कैन बी परचेज एट 350 मिलियन, क्या ये हमारे एसेट की फेयर वैल्यू होगी? नहीं, वो कह रहा है पूरा सवाल पढ़ते होगा ना, तो ये बेसिकली वो कह रहा है हमारा जो एसेट पड़ा है उस पर जिसमें पेमेंट टेस्ट लगा रहे हैं, वो कह रहा है इस जैसा नहीं, इससे थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नया वर्जन है, हाँ कैपेसिटी सेम है, वो बाजार से 350 का मिल रहा है, तो क्या ये हमारे एसेट की फेयर वैल्यू हो सकती है? क्यों? क्योंकि कैपेसिटी सेम हो तो टेक्नोलॉजी वर्जन भी तो सेम हो, नए वर्जन के तो नए पैसे होते हैं, इसका मतलब ये फेयर वैल्यू नहीं है। लेकिन आपको एक अगली लाइन मिलेगी और आप साय ऑफ रिलीफ निकलेगी आपकी, देखो क्या कहता है, लेकिन बीसीएल हैज रिसीव्ड एन ऑफर टू बाय एक्जिस्टिंग प्लांट फॉर 250, हाँ इन्हें ऑफर रिसीव, बीसीएल बारबरी सीमेंट लिमिटेड ऊपर नाम है इसका, बीसीएल शॉर्ट में, ठीक है ना। तो बीसीएल को रिसीव हुई है एक ऑफर के यही एक्जिस्टिंग प्लांट हम आपसे खरीद लेंगे 250 का, अब ये 250 इसकी फेयर वैल्यू, ठीक है। अगली बात उसने लिखी हुई है, कॉस्ट टू सेल है 7, 250 से 7 माइनस करके कॉस्ट टू सेल निकलेगी, ओके हो गया, डन हो गया। ये हमने लाइव देखा है एडजस्टमेंट को, इसकी सिग्निफिकेंस को, नहीं अगर होगा भी तो क्या असर पड़ता है, वैल्यू इन यूज निकालोगे तो वो ज्यादा ही होनी है फिर उससे, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो। यानी कि भाई ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे एसेट का वो असर किया हमने कि हम कबाड़िए कह रहे हैं वास्तविक लहजा पैसे 80 दवांगे, इसका मतलब होता है कॉस्ट जीरो, कॉस्ट टू सेल है फेयर वैल्यू। भाई जगा दो यार इसको यार, काले कपड़े वाले भाई। अच्छा यार ऐसे करना था, मुझे चुप करना, मुझे उधर आने देना था, आइंदा आप देखेंगे, अब तो सोएगा मैं खुद आऊंगा। अच्छा इतना पक्का सोया तो उसको पता लगा। अच्छा आप लोग ऐसे नहीं करते, मैं मस्जिद में कोई तालीम सुनते तो सो जाता था ना, तो कोई मुझे लाता तो नहीं कर देता, तो मैं जागा हमारा सो जाता था। हमारा एक दोस्त था मस्जिद में बैठे हुए थे, रायगढ़ में ऐसे ही वक्त जमात में चल रहे थे, तो कहने लगा कि मैं कहा यार ऐसे ना कभी कभी बैठे बैठे वहीं पे बयान में नींद आ जाती है। तो फिर एक दफा ऐसा हुआ कि मैं बैठा था बयान में, तो नींद आ गई, आसपास से सब दुआ करके उठ गए, मेरी आंख खुली तो मुझे ना बड़ा अजीब फील हुआ, यार सब चले गए मैं अकेला बैठा हूं। तो कहने लगा यार आपको पता ही नहीं चला, मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ, तो मैं ऐसे सो गया, सारे उठ गए, सारे खड़े हो गए आसपास, खड़े, मेरी आंख खुली तो मैंने देखा सारे आसपास खड़े हैं, देखा तो मैंने मतलब कि मैं कुछ पढ़ रहा था, मैं तो बहुत ज्यादा जो है ना खोया हुआ था, तो शुक्र है भाई ने ऐसे जगाया 2-3 बार, भाई ने ऐसे नहीं कर दिया। आमीन आमीन। फिर मैं तो जिक्र में था, आप वैसे मेरे में सोया हुआ था। अच्छा जी
थ्योरी पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, 7 साल थ्योरी सुनाने पड़ते हैं। जी भाई बोलो। समझ आया? एक लाइन का यार हमने क्या पढ़ दिया और क्या क्या कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए था, आज बैठना चाहिए था। इतनी सी लाइन थी, इतनी सी लाइन थी, लेकिन पर्चे के अंदर टेस्ट हुई है। ये इंपॉर्टेंस होती है बातों की, ठीक है? ओके, फेयर वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू होगी। भाई इसको कौन समझाएगा? ये सारी बात जो हमने की लतीफे से मैथ, ये पठान को पठान समझा सकता है या फिर मैं? अच्छा, इसको तो मैं समझाएगा, हाथ खड़ा करो। ओके, नहीं कोई नहीं, वो उसको परेशान कर देगा उल्टा, ये मुझे करता है। तो भाई सही है, फेयर वैल्यू या तो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ही फेयर वैल्यू है। ओके, लेकिन अगर एक्टिव मार्केट ना हो तो जो एक्सपेक्ट कर रहा है टू रिसीव वही फेयर वैल्यू होगी, ठीक है? और अगली बात ये कि फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर वैल्यू यूज ही रिकवरेबल अमाउंट है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी बताया आपने। कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आ सकता है? छोटे भाई क्या नाम है आपका? क्यों कहते हो? इतना प्यारा नाम है इसका, के बाद कोई ना कहे। मुर्तजा भाई, आपको पता है बड़ी क्लास में आ गए, ठीक है, कैफ में आ गए। अब घर वालों ने खुश होकर कहा कि हम आपको आपके कमरे में एसी लगवा देते हैं, आप बस पढ़ो सही। वो जो पहले कूलर लगा हुआ है ना स्टडी रूम में, अब वो आप डिस्पोज कर दो और बेच दो, बस वो पैसे भी आप रख लो, पढ़ने वाला बच्चा है। अब मुर्तजा ने वो कूलर दूसरी मंजिल पे सर कमरा था और बाहर की तरफ से लगवाया गया था, अब वो इससे तो उतरने लग रहा था, किसी भी ना उतरे, तो इसने 2 बंदे बुलाए। उन 2 बंदों ने 1000 रुपए मजदूरों ने मजदूरी ली और वो कूलर उतार के नीचे रख के दे दिया। अब जो हालत देखी तो हालत बड़ी खराब। अब मुर्तजा भाई ने रेग मार, समझते हो, वो बाजार से लिया, ब्रश लिया, पेंट लिया, घर आ गए और दूसरा अपने वालन से कहा ये तो काम करता हूं मैं, तुम ये खसे निकालो और इसको भरा लो, ये भी बिल्कुल खराब हुई खड़ी है, ठीक है? अब ये ऊपर से 1000 रुपए में उतारा गया, 500 रुपए में पेंट शेंट सामान लाया गया, 2000 में खसें भरवाई गई, ये तकरीबन रेग मार उसमें आ गया 500 में, ठीक है ना? अच्छा, तो ये कोई 3500 रुपया खर्च हो गया, ठीक है? मुझे बताओ क्या इसमें से कोई ऐसा एक खर्चा भी है कि जिसको किए बगैर ये बिक सकता था? कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट 1000 रुपया, ठीक है, रिमूविंग वो शामिल होनी चाहिए, कॉस्ट टू सेल में होनी चाहिए। कॉस्ट टू सेल क्या होती है? डिस्पोजल ना होता तो ये कॉस्ट ना होती, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, उसको पेंट कर रहा है, रंग उतार रहा है, खसें भरवा रहा है, ये खर्चे क्यों हो रहे हैं? ताकि ये एसेट इस काबिल हो जाए कि इसको बेचा जा सके, ठीक है? उसके बाद जैसे ही ग्राहक आया, ये बेचने लगा, बाहर टैक्स वाले खड़े थे, एफबीआई वालों ने कहा तुम्हें नहीं पता कूलर के बेचने के ऊपर ट्रांसफर टैक्स भी लगता है, रजिस्ट्री इसके नाम लगनी है, तुम भी फीस दो, वो भी देगा, ठीक है? नहीं होता लेकिन समझा रहा हूं बस, ठीक है? अब नहीं दिख सकता जब तक ये ट्रांसफर टैक्स पे ना करें, ठीक है? आपने वकील को बुला लिया, उसे कहा यार अब ये तो बड़ा काम बिगड़ गया है, ठीक है, था तो ऐसे कूलर आपस की बात है, चलो एग्रीमेंट में आ जाओ, हमें इसके कुछ पैसे आपने वकील को भी दे दिए। तो ये सारी चीजें मैंने एग्जांपल्स बोली है क्या थी? कॉस्ट टू सेल। कोई लीगल कॉस्ट पे की, कोई ट्रांसफर टैक्सेस पे किए, कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो कि एसेट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, ठीक है? रेग मार वगैरह सब कुछ, वो क्या है? कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नॉर्मली इंक्लूड्स लीगल कॉस्ट, स्टैंप ड्यूटी या ट्रांसफर टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसिटी टू ब्रिंग एसेट इनटू सफाई रेग मार पेंट सब कुछ, ठीक है? ये सब क्या है? अच्छा, अगली बात अभी हमने वो योगर्ट वाला प्लांट बंद किया था, याद है ना? अब मैंने कहा था कि जब प्लांट बंद होगा ना तो चीजें बेचकर पैसे जो है वो जाने वालों को दे देते हैं हम, काफी हद तक ना 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे हम, बोलो। जिसको मैंने कहा था जो लोग निकलते हैं, निकलने वालों को जो पैसे दिए जाते हैं बिजनेस बंद करते हैं, उन्हें कहा था, उसे कहा था रिडंडेंसी कॉस्ट। क्या कहा था जी? यानी आपने उन लोगों को रिडंडेंट कर दिया, रिडंडेंट करने की उनको कॉस्ट पे की। तो ये जो रिडंडेंसी कॉस्ट होती हैं, जब हम एसेट को यानी कोई हम चीज जो है वो डिसकंटिन्यू कोई बिजनेस करते हैं, तो हमें कोई रिडंडेंसी कॉस्ट जो पड़ती हैं वो भी कॉस्ट सेल ही होगी ना? पढ़ा के बगैर पढ़े बता रहे हो, आगे नजर पड़ गई थी बगैर पढ़े बता रहे हो, किस को बगैर पढ़े पता लगता है कि ये नहीं है, कम है। बाकी भी सुनो, मैंने ये कहा अगर हमने कोई प्लांट डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है, उस प्लान से रिलेटेड जितने लोग थे उनको निकालते हुए हमें रिडंडेंसी कॉस्ट पे करनी पड़ी, उन निकालने के लिए कुछ पैसे देने पड़े। क्या ये कॉस्ट टू सेल है? क्या एसेट ना बिकता तो ये कॉस्ट फिर भी इनकर हो सकती थी? हम वैसे कहते यार तुम लोग जाओ, हम छोड़ देते उनको, जाओ यार निकल जाओ, तुम्हें नहीं रखना, हमने नए लोग आ रहे हैं यहाँ पे, नई कौम बसेगी, अब बात कर रहे हैं, ठीक है? तो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से जो रिडंडेंसी कॉस्ट होती हैं वो उस रिस्ट्रक्चरिंग में एसेट जो इम्पेयरमेंट से गुजरा है उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में शामिल नहीं कर सकते, अलग से लिखा हुआ है, रिडंडेंसी एंड रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर सेल ऑफ बिजनेस आर नॉट कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है? डन हो गया? तो फेयर वैल्यू क्या होती है और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या आ सकता है, ये जरूरी बातें हैं क्योंकि इनके बगैर काम नहीं चलना। पेपर के अंदर वो कॉस्ट टू सेल 4-5 देगा जिनमें से 2-3 लेनी होगी, 2-3 इग्नोर करनी होगी, ठीक है? फेयर वैल्यू तो मैंने दिखा दिया आपको किस तरह से आती है, ओके? अच्छा चलें, अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हो गई। अब अगली चीज क्या चाहिए हमें? वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज में 2 चीजें हैं, एक कैश फ्लोज, इनफ्लोज या आउटफ्लोज, और दूसरा डिस्काउंट रेट, ये इंटरेस्ट रेट होता है, डिस्काउंटिंग का रेट। अब पहले डिसाइड कर लेते हैं क्या तस्वीर? हाँ, वो तो कैश फ्लोज में आ जाएगा ना, ठीक है? मैंने क्या कहा? 2 चीजें होती हैं, एक कैश फ्लोज में सेल प्रोसीड नहीं आएंगी, हाँ बस कैश फ्लोज एक मसला है, कैश फ्लोज, दूसरा मसला है डिस्काउंट रेट। अब पहले बात कर लेते हैं कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज, ये फ्यूचर कैश फ्लोज थे, इसमें क्या आए और क्या ना आए। सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड कहता है फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या ले सकते हो? वो कैश इनफ्लोज जो एसेट को कॉन्टिन्यूअसली यूज करके कमाने थे आपने, वो कैश इनफ्लोज जो नॉर्मल ऑपरेट करके कॉन्टिन्यूइंग यूज से आपने कमाने थे इनफ्लोज, और
वो आउटफ्लोज जो इन इनफ्लोज से कमाने के लिए जरूरी थे। मिसाल के तौर पे आपने प्लांट लगाया हुआ है, बंदा बन जा, आपने प्लांट लगाया हुआ है, सोच रहे थे, आपने प्लांट लगाया हुआ है, वो प्लांट चल के क्या फायदा देगा ये इनफ्लोज में ले लो, ये प्रोडक्ट बनाएगा और हम बेचेंगे, इतने की बिकेंगे अंदाजा है। लेकिन उसको चलने के लिए फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेबर चाहिए, ओवरहेड चाहिए, तो ये उसको चलाने के लिए जरूरी खर्चे हैं, तो ये आउटफ्लो में ले सकते हो। दो चीजों की, पहली चीज कॉन्टिन्यूइंग यूज से आने वाले इनफ्लोज, दूसरी चीज इन इनफ्लोज को कमाने के लिए जरूरी आउटफ्लोज, और तीसरी चीज लाइफ के एंड पे सेल प्रोसीड्स, जो रेजुअली सेल प्रोसीड जो मिलती है, ठीक है। यहां पे पूछ रहा था वो भाई बोला था, नहीं पीछे कौन था, नहीं हाँ आपने बोला था ना, आगे, ठीक है। तो कैश फ्लोज में क्या कुछ लेना है, इनफ्लोज आउटफ्लोज दोनों ही होते हैं ना, कैश फ्लोज में क्या कुछ लेना है, नंबर वन वो इनफ्लो जो एसेट कंटिन्यूइंग यूज से कमाएंगे, नंबर टू वो आउटफ्लो जो ये इनफ्लोज कमाने के लिए जरूरी है, नंबर थ्री लाइफ के एंड पर मिलने वाले पैसे सेल प्रोसीड, जाहिर उसमें कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करोगे, तो ये तीनों चीजें हमने लिखी हुई थी। डन, अच्छा ये तीन तो पढ़ो। अगर देखो जी कैश फ्लोज में क्या कुछ आएगा, फ्यूचर कैश फ्लोज इंक्लूड कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, कैश आउटफ्लोज दैट विल बी नेसेसरली इनकर्ड टू जनरेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ एसेट्स यूज्ड। ये तीन बातें थी, ठीक है। अगली बात बड़ी अहम है, वो दोनों तरफ चलेगी, वो दोनों तरफ चलेगी, यहां भी लिखेंगे इधर भी। मैं ना इसको पॉइंट लिखूंगा, अभी मैं चेंज कर लेता हूं, अभी किताब तो आज रात को, मतलब बेसिकली आज मेरे हाथ में है, आज जानी है, तो अभी जाने से पहले ये मैं कर दूंगा, या नहीं किया तो फिर अगली बार कर दूंगा, आपके लिए लिख रहा हूं। ये देखो नेट डिस्पोजल प्रोसीड का मतलब है 8 लेना है, 10 नहीं लेना, ये नेट है। अच्छा जी सुने, मार्कर कहां गया मेरे मार्कर, ये मेरा एसेट है, ये एसेट को हम कह रहे हैं कि अगर इसकी पहली बात, इस एसेट की बुक वैल्यू हमारे पास है 100 कितना था, 120। ये एसेट अगर हमारा अगले 3-4 साल चलता रहे, गौर करो की तस्वीर पे, ये एसेट अगर 3-4 साल आगे चलता रहे तो कितने कैश इनफ्लोज लाएगा, जितने भी। और इस एसेट को चलाने के लिए जो कैश आउटफ्लो जरूरी है वो ले लो, ठीक है। ये एसेट समझ आ रहा है, ये एक ऐसा अपग्रेड है जो इस एसेट की लाइफ या प्रोडक्टिविटी या कोई भी चीज बढ़ा देगा, ठीक है। हमने दूसरे या तीसरे साल में प्लान किया हुआ कि हम इस प्लांट को, इस एसेट को अपग्रेड करेंगे, और इस अपग्रेड के बाद इनफ्लोज भी बढ़ जाएंगे। इधर खड़े हैं, ये एसेट है, सोच रहे हैं फ्यूचर में अपग्रेड करेंगे और वैल्यू बढ़ जाएगी। यहां खड़े होकर ये अपग्रेड वाली कॉस्ट इसमें ऐड कर लें, फ्यूचर वाले जो इंक्रीज कैश फ्लो होने हैं वो ऐड कर लें, क्योंकि हम इस हाजिर हालत वाले एसेट की बुक वैल्यू ले रहे हैं, इसकी फेयर वैल्यू ले रहे हैं, और इसी एसेट को अगले साल जो जिंदगी इसके बाकी है चलाकर वैल्यू एंड यूज निकालना चाह रहे हैं। इसके अंदर कोई भी चेंज हो गई हजरत जी, कोई भी चेंज हो गई तो वो डिसीजन मेकिंग में नहीं लानी। तो फिर दो ही चीजें हो सकती हैं, फ्यूचर की अपग्रेड, उसकी कॉस्ट मत लेना, यहां की लिखा हुआ है जो फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग, हाँ ये पॉइंट 6, ये इसको साथ ही पढ़ लेना, ये एस्टिमेटेड कैश फ्लो दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम इंप्रूविंग और एनहांसिंग द एसेट्स परफॉर्मेंस, ये इधर आना चाहिए था। बहरहाल अपग्रेड से आने वाले कैश फ्लोज ये डू नॉट इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ओके। अगली बात ना, इसने कैश इनफ्लोबल की सही लिखा हुआ, ठीक है। ये सिर्फ मैंने समझाया, क्या लिखा हुआ जी, कैश फ्लोज कौन से अपग्रेड वाले, उसने क्या बोला है, कैश फ्लोज यानी इनफ्लोज भी और आउटफ्लोज भी, बोलो इनफ्लोज भी और क्या मतलब जो अपग्रेड की कॉस्ट होगी आउटफ्लो वो भी डू नॉट इंक्लूड करना, और जो अपग्रेड के बाद एडिशनल कैश फ्लोज आएंगे वो भी मत इंक्लूड करना। नहीं समझ आई, ये पॉइंट 4 नहीं है भाई, ये इधर है पॉइंट 6 है, ठीक है ना। डू नॉट इंक्लूड में दोनों चीजें पढ़ी हैं, दोनों चीजें इंक्लूड करनी है हमने, ठीक है। बात समझ आइए, बोलो। कंटिन्यू यूज से आने वाले कैश फ्लोज ले सकते हो, इनफ्लोज, इन कैश फ्लोज को कमाने के लिए जो आउटफ्लोज इनकर करो वो ले सकते हो, और नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स भी ले सकते हो, लेकिन एसेट को इसी हालत में रखते हुए यूज करना है, कोई अपग्रेड इसमें इंक्लूड नहीं करना। अगर अपग्रेड पे कोई फ्यूचर में कॉस्ट इनकर कर रहे हो तो वो कैश आउटफ्लो ना बनाना, नॉट इंक्लूड वाली साइड पे लिखा हुआ है, और अगर उससे कोई इनकम एडिशनल आई है तो उसको इनकम इनफ्लो मत बनाना, ठीक है, क्योंकि हालत हाजिर वाले को ही हमने इंपेयर करके इंपेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारना, ठीक है। क्लियर है, नहीं पॉइंट 6 है, ये पॉइंट 4 नहीं है भाई, ये पॉइंट 6 है, ये यार जगह यहीं पे खाली थी ना, बस समझ जाओ अब, ठीक है। अच्छे से देखो इंक्लूड क्या करना, समझ आ गया। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं करना ये सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। नंबर 1, आपके बिजनेस को प्रॉफिट कमाने पर एफबीआर वाले टैक्स लगाते हैं, इस टैक्स को कहा जाता है इनकम टैक्स। कभी ज्यादा लग जाए तो रिफंड भी हो जाता है, यानी इनकम टैक्स रिसीट और पेमेंट दोनों हो सकती हैं आपके बिजनेस में। अब आप आज खड़े होकर ये एस्टीमेट करने लगे हैं फ्यूचर में इस एसेट ने क्या हमें कमा के देना है, और आप कह रहे हैं फ्यूचर में जो कमाना है उस पर टैक्स भी तो लगना है, तो उसको भी आउटफ्लो में ले लें। तो स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, फ्यूचर के टैक्स वाले आपके काबू में नहीं, आप एस्टीमेट लगाते फिर, पता नहीं रेट्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, हम तो थोड़ी देर बाद रेट भी वो यूज करेंगे जिसमें टैक्स का असर नहीं होगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है ना। तो भाई टैक्स के कैश फ्लोज को आपने यूज नहीं करना,
फ्यूचर ये कैश आउटफ्लोज के अंदर टैक्स की पेमेंट या कैश इनफ्लो के अंदर टैक्स की रिसीट, ये हमने इंक्लूड नहीं करनी। क्लियर है ये बात? डू नॉट इंक्लूड टैक्स रिसीट्स और पेमेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो एसेट आपका चल रहा है इस वक्त, उसको लेने के लिए एक लोन लिया था, उस लोन का इंटरेस्ट आपने पे किया, वो लोन तो इसी एसेट की वजह से था ना, ऐड कर दें उसके इंटरेस्ट को, कैश फ्लो माने। मैंने आपको समझाया था थोड़ा सा कि बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक पढ़ना है इंशाल्लाह, ईद के बाद आप आएंगे तो वही पढ़ना है हमने, ठीक है। तो उस टॉपिक के अंदर बताया जाएगा क्वालिफाइंग एसेट वो जो बनने में अच्छा खासा अर्सा ले, जब तक बनता रहे तब तक का इंटरेस्ट उसमें ऐड कर सकते हो, वो भी उसलिए लोन उसके लिए लिया था, लेकिन जब बन जाए तो उसके बाद उसमें भी रोक देते हैं, ये तो चल रहा है एसेट। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं कि आपके पास पैसे कम पड़ गए, आपने वो बैंक से लोन ले लिए, अब उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग नहीं है। ये एसेट का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं कहला सकता कि चलने की वजह से कैश फ्लो आया है और इसकी वजह से इतना कैश इनफ्लो आया, इतना आउटफ्लो जाना है। ऑपरेशन नहीं है ये फाइनेंसिंग है। पैसे नहीं थे, उन्हें घर से ले आते, इंटरेस्ट ना देना पड़ता, बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए आपको, हद होगी यार। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इंटरेस्ट आपका फ्यूचर कैश फ्लो नहीं है, बल्कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही फ्यूचर कैश फ्लो नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब कोई लोन नया आ गया या कोई पुराना लोन रीपे हो गया, ना इनफ्लो लोगे ना आउटफ्लो, कोई इंटरेस्ट पे होने जा रहा है, कभी भी नहीं लेना। यहां तक कोई मसला बात समझ आती है? दो चीजें मैंने बोली अभी तक, तो दो चीजें, पहली चीज टैक्स रिसीट्स पेमेंट्स नहीं लेनी, दूसरी चीज इंटरेस्ट और लोन का प्रिंसिपल, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी की रिसीट्स पेमेंट्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अच्छा समझ आएगा कैश फ्लो में जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज, आप मेरा सवाल सुने, दिसंबर का महीना है ये, दिसंबर का महीना, ठीक है, और हमारा प्लांट दिसंबर में चला, आउटपुट प्रोड्यूस हुई, हमने बेच भी ली, लेकिन दिसंबर का बिल दिसंबर में आया नहीं, वो आया जनवरी में। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो? दिसंबर का बिल दिसंबर में ही रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, बिल नहीं आया तो अंदाजा लगा के एंट्री करेंगे, फिर भी बाद में चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा, सही है। दिसंबर का बिल दिसंबर में रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब क्योंकि दिसंबर में बिल नहीं आया था, पे नहीं हुआ था, जनवरी में पे हुआ, अब दिसंबर का मतलब इधर कर लेते हैं, ये दिसंबर है जी, 31 दिसंबर 2000 एक्स नहीं करते 2022, यहां पे आप खड़े थे, ठीक है जी, ऐसे करके आगे चलता रहता है, ठीक है। अब 2022 का साल आपका है जहां पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहां से रिलेट करने वाला बिल है, लेकिन वो पे कर रहे हैं आप 2023 में, तो कैश आउटफ्लो तो 23 में हो रहा है। क्या इसको 23 के आउटफ्लोज में फॉर दिस डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए? सोच के फिर बोलो, फिर सुनो। दिसंबर का बिल है, मतलब दिसंबर में बिजली इस्तेमाल हो चुकी, दिसंबर में फैक्ट्री चल चुकी, दिसंबर में यूनिट्स बना चुकी, उससे फायदा भी हम ले चुके, तो क्या ये दिसंबर वाला बिल अगर सिर्फ पे जनवरी में हो रहा है तो क्या कैश आउटफ्लो में इसको लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ये दिसंबर का एक्रूड एक्सपेंस है जो सिर्फ पे जनवरी में हो रहा है, अगले साल जनवरी में, ठीक है ना, सही है। यानी ये वाला खर्चा तो एसेट कर चुका है, और इस खर्चे से एसेट यहां पर इनकम भी कमा चुका है, तो वो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो यहां का रेलेवेंट बनता था। क्लियर हो गया? ऐसे ही इनकम के केस में भी हो सकता है, आपने जब जो फैक्ट्री भी चलाई थी उससे चीजें बेची, लेकिन उधार पे, ठीक है, उधार किसने बेच दी? बोलो, यानी एसेट इस साल में चल गया था, ये गुड्स बन गई थी, ये बेच भी दी थी, कमा लिया था। रूल कॉन्सेप्ट कहता है अगर चीजें बेचनी है तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कर लो। अब 2022 का डेटर था, 23 में पैसे ले आया, क्या 23 के इनफ्लो में इस डिसीजन मेकिंग के लिए हमें लेना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये तो 22 का कैश फ्लो है, ये तो बिजनेस, ये एसेट ये वाला कैश फ्लो 22 में कमा चुका था, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग सही नहीं रहेगी। ओके, इसका मतलब अगर कोई एक्रूड इनकम हो या एक्रूड एक्सपेंस हो और वो रिसीव हो जाए तो उसको, अच्छा एक और बात, ऐसा भी हो सकता है, सवाल आज तक हुआ नहीं कभी, लेकिन हो सकता है, आई क्या वो यूं लिखा हो उसने, चलो वो सवाल में बताता हूं, चलो ठीक है। वैसे क्या है, वो ये कहना चाहते हैं, वो यूं कहते हैं कि 23 का खर्चा था, 24 में पड़ा है, 24 में पे हुआ है, या 23 की इनकम थी, 24 में रिसीव हुई है, तो क्या करें? छोड़ दें, ये डिसीजन मेकिंग नहीं आ रहा, छोड़ दें? छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर साल के ऊपर डिस्काउंटिंग डिफरेंट बन जाती है, वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, तो अगर इस तरह से पीरियड भी किसी का गलत हुआ पड़ा हो ना तो वो सही कर लेना। ओके, सही है, चलो अब पढ़ो, सब पढ़ लिया हमने, सब पढ़ लिया। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि लोन रिसीट पेमेंट हो या इंटरेस्ट हो, इनकम टैक्स रिसीट्स और पेमेंट्स, फिर ये अभी भी पढ़ाया कैश आउटफ्लो दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी, इसका लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, लिखना चाहें तो। नेक्स्ट, नहीं तो ना लिखो, कैश इनफ्लोज दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड एज एसेट, मतलब डेटर डेबिट सेल क्रेडिट हुआ था पिछले पीरियड में, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, उससे रिसीट हुई है। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट हुआ था ऑलरेडी, उसकी पेमेंट की है या पिछले एक्रूअल की इनकम की रिसीट की है, डज नॉट इंक्लूड, कैश फ्लो फ्यूचर वाले डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। एस्टिमेटेड कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग टू विद एंटिटी, ये छोड़ो, बस ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग की कोई कॉस्ट भी हो आपने उसको ऐड नहीं करना, ठीक है। आगे इसने यहां पे क्या लिखा हुआ है इसको फिलहाल छोड़ दो, रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि ये होता है, अच्छा नहीं अभी छोड़ दे, कराऊंगा मौके पे। अगली बात, कैश फ्लोज में, अच्छा जल्दी से, कैश फ्लोज में क्या क्या आना है? कंटिन्यूइंग यूज से होने वाले इनफ्लोज, और इस यूज के लिए, इस कंटिन्यूइंग यूज से जिससे इनफ्लोज आए, इस यूज के लिए जरूरी आउटफ्लोज और नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, ठीक है, डन। साइड पे नहीं इंक्लूड करना, किसको? फाइनेंसिंग एक्टिविटी की रिसीट हो या पेमेंट, टैक्स की रिसीट हो या पेमेंट, प्रीवियस पीरियड का एक्रूड इनकम हो या एक्रूड एक्सपेंस हो, यानी पेएबल रिसीवेबल रिसीव हो, वो भी नहीं लेने। फ्यूचर का अपग्रेड हो
ना उसकी कॉस्ट लेनी है, ना उसके एडिशनल इनफ्लोस को लेना है, और रिस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट हो तो उसको भी नहीं लेना। अब कैश फ्लो से डिसाइड हो गए, ठीक है। अब अगली बात आती है डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करें। दो तरह के डिस्काउंट रेट दिए हो सकते हैं आपको पर्चे में, ज्यादा वैसे तो बड़ी डिटेल है इसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी डिटेल जो है मेन बात वो क्या है, वो प्री टैक्स डिस्काउंट रेट भी दे सकता है आपको पर्चे में, पोस्ट टैक्स दोनों दे दे, दोनों दे दे, ठीक है। मुझे बताओ कौन सा टैक्स रेट लेना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, प्री टैक्स का मतलब क्या होगा, टैक्स के असर से पहले। पोस्ट टैक्स, हम थोड़े पहले क्या क्या आए कि टैक्स की पेमेंट को नहीं लेना, तो जब टैक्स ही नहीं लेना तो फिर टैक्स रेट भी वो, ये इंटरेस्ट रेट भी वो यूज करो जिसमें टैक्स का इंपैक्ट ना हो, ठीक है। तो अगली लाइन पढ़ो, प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग, ये बुक के अंदर से मैंने कॉपी पेस्ट किया, कुछ ज्यादा चीजें ये बुक में कम नहीं है, ये बुक के अंदर एज इट इज मौजूद है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग अ सूटेबल डिस्काउंट रेट टू द कैश फ्लो, द डिस्काउंट मस्ट बी प्री टैक्स एंड रिफ्लेक्ट करंट मार्केट असेसमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट। अपने एसेट वाला रेट जो गिवन हो ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो कह दे कि इंडस्ट्री का ये रेट है और आपका एसेट स्पेसिफिक ये रेट है तो कौन सा उठाओगे, एसेट स्पेसिफिक। लेकिन कौन सा, प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स। लाइव देखें, लाइव 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 लाइव। करंट मार्केट भी रिस्क रेट 8% हायर इन्वेस्टर एडिशनल, इसको छोड़ो, ये तो कल समझाना है, ये पढ़ो, अभी तक ये पढ़ाया। प्री टैक्स रेट 12% है, पोस्ट टैक्स रेट है 9.6, कौन सा पढ़ो, कौन सा, ठीक है। इस तरह से आईकैप करता है। चलो कौन से भाई, ये कुछ नहीं है, इधर देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना आप क्यों को उस्ताद से जाके पूछना ये क्या होता है, ओके। वैसे मैं आपको बता भी दूंगा, प्लीज बात सुने यार, खामोश रहें, जो बोलेगा वो आइंदा के लिए नाम लिख के मैं क्लास से निकाल दूंगा, प्लीज। ये आखिरी इंपॉर्टेंट 2 से 4 मिनट है, मैंने ये एग्जांपल डिस्कस करके भेजना है। अब जिसने जाना है वो खामोशी से निकल के चला जाए, आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए, प्लीज। क्लियर है ये बात जी भाई। इधर देखो, यहां पर सिर्फ ये है, प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग अ सूटेबल डिस्काउंट रेट, इधर देखो, इतनी सी बात सिर्फ अंडरलाइन करो, डिस्काउंट रेट मस्ट बी प्री टैक्स रेट, ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट्स रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट, इतना काफी है, ठीक है। बाकी घर पे पढ़ लेना, ओके। अब ये जो एग्जांपल है ये मैं मंडे को सॉल्व करना चाहूंगा, भी तो नहीं कर सकूंगा क्योंकि आपको समझ ही आ जानी है 1 मिनट में। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट फ्यूचर नेट कैश लॉस टू बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज ऑफ मशीन एट 31 दिसंबर X3 अज्यूमिंग 5 ईयर प्रोजेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी एप्रोप्रिएट। वैल्यू इन यूज नहीं मांग रहा, उससे एक स्टेप पीछे रोक दिया उसने, कहता है कैश फ्लोज निकाल दो। सवाल में डिस्काउंट रेट दिया नहीं हुआ कि उसको कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज पे अप्लाई करके तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलती है ना, तो वो कह रहा नहीं ये नहीं करो, बस ये कर दो, ये ऐसे करके लिखो, 22 के अंदर 45 आएगा, 23 में 45 आएगा, 24 में कितना बनता है 53 आएगा, ये कैश फ्लो निकाल के दे दो, समझ आइए, बस ये निकालने, ठीक है। अब सवाल को पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों को ये आते हैं, जरा पढ़ के देखें शुरू से। ये जी, मशीन हैज फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज, हम खड़े कहां पे हैं ये ध्यान में रखना है, हम सब खड़े हैं 31 दिसंबर X3 पे, देख लो रिक्वायरमेंट में जाके, ये आप खड़े हैं, ये अमल भाई खड़े, ठीक है। उसके बाद वो कहता है 5 साल के कैश फ्लोज की प्रोजेक्शन बनाओ, यहां खड़े होकर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये X4 होगा, ये X5, ये X6, X7, X8, डन। अच्छा अब एक तो उसने दे दिया 3 साल, इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये बता दो इसका क्या करेंगे भाई। 3 साल यहां से देख के कर लेंगे ना, चौथा और 5वां साल जो है उसके लिए कोई इल्हाम नहीं हो जाना आपको, ग्रोथ रेट देगा, ठीक है, कि इतने से ग्रो करा लो, कैश फ्लोज को बढ़ा लो या कम कर लो, वो हम लगा दिया करेंगे, ठीक है। बारह देखते हैं, फिलहाल तो देख लें कैश फ्लोज कौन कौन से आने हैं। आउटफ्लोज है, आउटफ्लोज, आउटफ्लोज मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल आएगी, ऑपरेशनल कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, टैक्स पेमेंट, इंक्रीजिंग कैपेसिटी कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आएगी। कभी जिंदगी में सुना हो एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये तो कैश फ्लो ही नहीं है, ये तो नॉन कैश आइटम है। तुमने कैसे कह दिया आएगी कैश आउटफ्लोज में, धोखा था धोखा, ये क्या है नॉन कैश, नॉन कैश आइटम है। इंशाल्लाह कैश फ्लो के अंदर ये सबसे फेवरेट चीज होगी आपकी, ये नहीं आएगी। अगली चीज एक्सपेंस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ X3, हम खड़े X3 के एंड में, एक्सपेंस पे हुआ है X4 में, क्या करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से इनकम भी कह सकता था, तो सही है। अच्छा ज्यादा मसला यहां नहीं होता, ज्यादा मसला यूं होता कि वो ये कहता मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूड एन एक्सपेंस ऑफ 30 ऑफ 213 अक्रूवल, फिर क्या करते माइनस, ऐसे ही आगे इनफ्लो में लिखा होता इनफ्लो इंक्लूड्स रिसीट फ्रॉम पिछला साल, तो माइनस कर देता, ठीक है। पर्चे के लिए तैयार कर रहा हूं। इनफ्लो में देखो जी, बेसिक इनफ्लोज वही जो एसेट को चला के आने हैं, उसके लिए कहता है नोट 1 देख लो, नोट 1 में कहता है कैश इनफ्लो मशीन के 40% है, प्लांट के 80% 60% है। हम तो मशीन की बात कर रहे थे, हमें प्लांट के इनफ्लो से क्या, तो इसका मतलब 1000 का भी 40%, इसका भी 40%, इसका भी 40%, ये हमारे लिए रेलेवेंट इनफ्लोज है, स्पेसिफिकली इस एसेट के कैश फ्लो देने हैं ना। अगली बात, यहां पहुंच गया, इनफ्लोज आउटफ्लो नेट हो गए आपके। अब अगली लड़ाई पड़ेगी आपकी कि हम तो यहां तक कैश फ्लो निकाल चुके, ये कैश फ्लो भी निकाल ली, ये भी निकाल ली, ये भी निकाल लिया, अब ये क्या होंगे, ठीक है। हो सकता है ना ये मसला हो कि जी ये अगले 3 साल, ये 3 साल तो हैं, अगले 3 साल कैश फ्लो नहीं मिसाल के तौर पे, तो अब क्या करेगा, अब वो कोई ना कोई ग्रोथ रेट देगा, या तो नेट ग्रोथ रेट दे देगा, नेट कैश फ्लोज पे लगा देना, या कभी कभी वो अलग अलग भी दे सकता है कि कैश इनफ्लोज को बढ़ा लो या कम कर लो इतने रेट से, कैश आउटफ्लोज को बढ़ा लो या कम कर लो इस रेट से, जैसे सवाल में कहेगा वैसे ग्रोथ रेट लगा देंगे। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, मतलब कि जैसे ये 53 आया है,
अब वो कहता है 10% इसको बढ़ा लो, तो हम इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% 53 में ऐड कर देंगे और अगले साल का कैश फ्लो आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, नहीं बोलूंगा। 2007 से निकालना तो 2006 का मल्टीप्लाई, जी हाँ, 2000। ये देखो ना भाई, यहां पे खड़े होकर कैश फ्लो तो 3 निकला है, लेकिन वो कह रहा है 2 साल अगले भी हैं। अब उनके कैश फ्लो कैसे निकालें? मिसाल के तौर पे यहां पर 100 रुपए कैश फ्लो आया है, तो उसको कह रहा है मिसाल के तौर पे 5% बढ़ा दो, तो इंटू 1.05 करना, तो इस साल का कैश फ्लो आ जाएगा। फिर इस आंसर को 1.05 करना, तो इस साल का कैश फ्लो आ जाएगा। 5 साल पूरे करने, क्योंकि लाइफ 5 साल बाकी है, ग्रोथ रेट देगा। अब वो कहता है यूजुअल लाइफ ऑफ मशीन इज 5 साल, द ग्रोथ रेट इन बिजनेस इन X3 वाज एन अनयूजुअल 15%। इसका क्या करें? कभी भी अनयूजुअल चीज को डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं करते। हमें इस बार आग लगी और नुकसान हो गया, हमारा प्लांट जल गया, हम हर अगले साल के अंदर ये लॉस को भी ले लें? क्या हर साल प्लांट जलवाने का इरादा रखते हैं? नहीं, तो अनयूजुअल को तो कभी भी नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद द ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट इन इंडस्ट्री इज 10%, इन बिजनेस इज 8%। इंडस्ट्री को छोड़ो, अपने बिजनेस का मिल गया, ये ग्रोथ रेट लगाओगे। ठीक है, सही है। अच्छा, ये तो हो गया ना सारे बिजनेस का ग्रोथ रेट। मैं जो बात कर रहा हूं, आखिरी बात सुनो, पे चले जाना, वो ग्रोथ रेट है, ये पास पेपर के होमवर्क के अंदर देखो, ये 12वीं वाला सवाल। इनफ्लोस फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट फॉर द ईयर 21 200 मिलियन। ठीक है, आगे कुछ नहीं बताया। लाइफ 3-4 साल दी हुई है, यूजफुल लाइफ अभी कितनी है? 4 साल बाकी है, 4 साल अभी भी बाकी है, सिर्फ कैश फ्लो एक दे रहा है 200। आगे कह रहा है दीज इनफ्लोज आर सब्जेक्ट टू 10% डिक्रीज। अब इस अकेले को हर साल 10% कम करते जाएंगे। आगे पढ़ो, आउटफ्लो 21 के हैं 80, दीज आउटफ्लो वुड इंक्रीज बाय 5%। अब ये अलग अलग रेट लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो भाई होमवर्क के अंदर ये सवाल पहले ट्राई कर लेना, वैसे तो ये हो गया। ठीक है, एग्जांपल 6, उसके बाद ये 3 सवाल होमवर्क में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 10 नंबर मैंने इसलिए लगाया कि 15 मिनट में कर लो आप। ये भी ज्यादा बोल दिया, वैसे यार आपके लेवल का रहा नहीं है, ये सबसे एंड पे करना, टाइम बचे, इतना आसान है। ये ऐसा सवाल 2 और ये 3। ठीक है, तो ये 4 सवाल करके आइएगा। अल्लाह हाफिज।